हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जब भी आप सभी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर कार्य ऊर्जा शक्ति से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो कि क्लास 11th चैप्टर का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए फोर्स वेक्टर एफ इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन displaces a particle through distance vector d equal to 5i cap plus 4j cap plus 3k cap meter. Calculate the work done by the force. फोर्स जो है हमारा गिवन है वेक्टर एफ इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर डी इक्वल टू 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप मीटर। तो किए गए कार्य की गणना करना है, उसको कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स। सो वर्क डन इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स, बल द्वारा किया गया कार्य। W इक्वल टू हम लोग को फार्मूला पता है, वेक्टर F इंटू वेक्टर डी। वर्क जो होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। और वर्क कैसी क्वांटिटी है हमारी, ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो वेक्टर एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट वेक्टर डी इक्वल टू 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, आई कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाएगा। तो इसको बोला जा सकता है सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10। एंड आई कैप की वैल्यू हो जाती है 1। सो यहाँ 2 इंटू 5 10 लिख दिए, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 12। तो कितना हो जाएगा ये, 34 जूल। यहाँ पर इसको याद रखें, आई कैप डॉट जे कैप एंड के कैप डॉट के कैप। इन सभी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। एंड आई कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, सेम यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 1 होगा, और उनका अगर सेम वेक्टर नहीं है, सेम यूनिट वेक्टर नहीं है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसको रिमेंबर रखना है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए फोर्स वेक्टर एफ इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप न्यूटन displaces a particle from 4i cap plus 3j cap meter to 12i cap plus 8j cap meter. Calculate the work done by the force. तो यहाँ पर जो फोर्स है, ये पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दे रहा है 4i कैप प्लस 3j कैप मीटर से 12i कैप प्लस 8j कैप मीटर। तो यहाँ पर भी वर्क डन जो होगा, वर्क डन W इक्वल टू वेक्टर F इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। ये जो वैल्यू है ये R1 की है, पोजीशन वेक्टर R1 है, और ये पोजीशन वेक्टर R2 है।
तो इन सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। वेक्टर एफ कितना गिवन है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप डॉट R2 कितना है, 12i कैप प्लस 8j कैप माइनस R1 को जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -4i कैप माइनस 3j कैप। 12 माइनस 4 8i कैप 8j कैप माइनस 3j कैप 5j कैप। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 8 प्लस जे कैप का कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 5 और के कैप का कोफिशिएंट तो यहाँ पर है कितना, -3 और इधर 0 है। ये टर्म 0 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे। 8 टू जा 16 प्लस 5 इक्वल टू 21 जूल। ये 21 जूल हमारा इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A child displaces a toy from point A to C by applying a force. The force displacement graph is shown in the figure. Calculate the work done by the child. एक लड़का है, एक बक्से पर फोर्स लगाकर उसे ए से सी तक क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। और उसको फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है इस फिगर में गिवन है। यहाँ पर लड़के द्वारा किया गया कार्य निकालना है। तो यहाँ पर जो वर्क डन हमको इस लड़के द्वारा कैलकुलेट करना है वो इस ग्राफ की हेल्प से हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर वाई एक्सिस फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स एक्सिस हमारा डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राफ के केस में वर्क डन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से जितना एरिया बाउंड करेगा, जितना एरिया कवर करता है, उसी को हम लोग वर्क डन के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर लड़के द्वारा जो कृत कार्य है, वर्क डन बाय द बॉय इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ द्वारा एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। ओके, तो यहाँ पर ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हमारा ये जो डार्क है ये लाइन, यहाँ तक ये ग्राफ शो किया गया है। बाकी ये डॉटेड लाइन जो है यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ए से सी तक हो रहा है। तो ए से सी तक का एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एक्स एक्सिस से, मीन्स ये वाला एरिया। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इस एरिया एक यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर मान लें, ये रेक्टेंगुलर जो सेक्शन है और ये एक ट्रेपेजियम है। मतलब एक यहाँ पर आयत का एरिया ले लेंगे और ये जो है समलंब चतुर्भुज का एरिया लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं कुछ A1 नाम दे दे रहा हूँ और इसको कुछ A2 बोल दिया जा रहा है। ठीक है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2। और A1 हमारा क्या है, इस आयत का क्षेत्रफल है। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट मैं D से शो कर दूं तो ये आयत क्या बन जाएगा, आयत ओ ए बी डी। आयत मीन्स रेक्टेंगल, इसका क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज जो है डी बी सी एम का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो इसको ले लेते हैं, यहां से यहां तक का ये साइड कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा।
ये 100 हो गया, और यहाँ पर ये साइड कितना हो जाएगा, 0 to 10 है तो इसको 10 लेंगे, प्लस समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ पर एक साइड ये BD हो गया पैरेलल, और ये CM ये पैरेलल है, तो ये कितना है, 100 यूनिट है, और ये 50 है, तो इसको लिखेंगे 100 प्लस 50। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है पैरेलल साइड के बीच का, तो ये हो जाएगा, यहाँ 10 है 15 है, तो बीच का जो इंटरवल है वो 5 का है। ओके, यहाँ पर बेसिकली जो है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग अप्लाई किए हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यू कैन से हाइट। तो 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 1/2, 100 प्लस 50, 150 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 150 कितने टाइम्स हो जाएगा, 75। 1000 प्लस 75 इंटू 5 कितना होगा, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 7 जा 35, 2 37। तो ये कितना आ जाएगा, 1375 जूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ ए पंप इज 7.5 किलोवाट, हाउ मच वाटर कैन इट लिफ्ट टू ए हाइट ऑफ 1 मीटर पर मिनट। जी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। एक पंप है हमारे पास, ठीक है, वो जो पंप बोल रहा है, पंप का पावर 7.5 किलोवाट है, और उस पंप से वाटर हमको 1 मीटर डिस्टेंस ऊपर तक जो है ले जाना है। और यहाँ पर नहीं, ये बोल रहा है वाटर कैन लिफ्ट टू ए हाइट, कितने हाइट तक जो है वाटर लेकर जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ पर रेट दिया हुआ है 1 मीटर पर मिनट, ठीक है, पर मिनट वह कितना पानी जो है 1 मीटर ऊंचाई तक लेके जा सकता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम लोग, या उसका वाटर का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो है देखते हैं, यहाँ पावर पंप का कितना है, पंप की जो शक्ति है पावर 7.5 किलोवाट है। हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, जो कि पंप 1 मिनट में कितना लेके जाएगा, ठीक है। तो ये दे दिया, और यहाँ पर हाइट है हमारे पास 1 मीटर, टाइम कितना है 1 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पावर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, W/T। और यहाँ जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगर जब वाटर को हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, तो उसका ग्रेविटेशनल हेड बढ़ेगा, गुरुत्वीय स्थिति जो ऊर्जा बढ़ेगी, तो पंप द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा, जो कार्य किया जाएगा, वो हमारा स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। तो W को हम लोग mgh के इक्वल लिख सकते हैं, और यहाँ पर टाइम ऑलरेडी है, तो सभी की वैल्यू पुट कर देंगे हम। यहाँ मास अननोन क्वांटिटी है, जी की वैल्यू कितना लेते हैं 10, हाइट हमारे पास 1 है, टी की वैल्यू कितना है 60, और जो पावर है, पावर को हम लोग इक्वल कर देते हैं, 7.5 किलोवाट था, तो इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, या इसको 1000 भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100 कैंसल्ड आउट हो गया, तो m इक्वल टू 7.5 इंटू 1000, ये हमारा हो जाएगा 7500 इंटू 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे,
45,000 kg आ गया। ठीक है, इसको और क्या लिखा जा सकता है? और हम लोग को यह भी पता है, या तो डायरेक्ट इसको आंसर भी लिख सकते हैं, और दूसरे टर्म में इसको क्या कहा जा सकता है, अगर इसको नॉर्मली जो है बोला जाए तो 1 टन कितना होता है? 10 क्विंटल के बराबर होता है। यहाँ 45,000 kg है। ठीक, तो 1 टन हमारा 1,000 kg के बराबर हो गया। तो 45,000 kg को हम क्या कह सकते हैं? 45 टन। ठीक है, तो कितना पानी जाएगा ऊपर? 1 मिनट में 1 मीटर ऊंचाई तक 45 टन पानी को ये ले जा सकता है। अगर शक्ति कितनी हो पंप की? 7.5 किलोवाट हो। ठीक है, तो इसको ऐसे समझा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंजन ऑफ ट्रेन अप्लाइज a force of 4,000 Newton to the train to move it with a constant speed of 60 kilometer per hour against friction. Calculate the maximum power delivered by the engine. एक ट्रेन के इंजन को 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जो है गति करने के लिए घर्षण के विरुद्ध 4,000 न्यूटन का बल लगाना पड़ता है। सभी को पता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूविंग स्टेट में है तो उसके अगेंस्ट में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जो उसके मोशन को क्या करेगा? रजिस्ट करेगा। तो इंजन को कुछ एक्स्ट्रा जो है वर्क डन करना पड़ेगा, और ट्रेन का इंजन वो वर्क डन करता है। ठीक है, तो कुछ जब वर्क डन होगा तो पावर होगा। तो यहाँ उसी के रिगार्डिंग जो है पावर हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको देख लेते हैं। पावर इक्वल टू अगेन अप्लाई कर देंगे W/T। ठीक, और यहाँ पर 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दिया हुआ है। यहाँ हमारे पास स्पीड ऑलरेडी गिवन है, तो ऐसे करते हैं V इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये गिवन डेटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे बनाएंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये शॉर्टकट है इसका। बाकी आप लोग जो है 1 किलोमीटर को 1000 लिख सकते हैं अपॉन 1 आवर इक्वल टू 3600। उसको सॉल्व करेंगे, 5/18 आता है। इसको डायरेक्ट याद रखें। ओके, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। इसको और क्या लिख सकते हैं? 50/3। 50/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, और फोर्स कितने का अप्लाई किया जा रहा है? इंजन कितना लगाता है फोर्स? 4,000 न्यूटन का। ठीक, या 4 किलोवाट, 4 किलो न्यूटन भी कहा जा सकता है। अब हमारे पास जो फार्मूला है, पावर इक्वल टू W/T, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क डन इज बेसिकली नोन एज पावर। सो W इक्वल टू W इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिनोमिनेटर में हमारा टाइम है, फोर्स। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। अब हमारे पास फोर्स और वेलोसिटी दोनों की वैल्यू गिवन है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 4,000, एंड वेलोसिटी है हमारा 50/3। ये ओवरऑल सॉल्व करने पे कितना आएगा? 5 × 4 20/3, एंड 30, एंड हेयर 1 0 4 10⁴ इसको सॉल्व करेंगे। 20/3 कितना आ जाएगा? 3 3 6 जा 18 2 3 6 7 6.67 इंटू 10⁴ वाट। इतना वाट हमारा जो है इंजन की शक्ति है ये। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम हिट्स ए टारगेट विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। द बुलेट emerges from the target with the velocity of 60 meter per second. Find the loss in kinetic energy of the bullet. एक यहाँ पर हमारे पास 10 10 ग्राम का जो है एक गोली है, वो 100 मीटर पर सेकंड के वेग से जो है टारगेट को हिट करती है, उसको बेधती है।
लक्ष्य भेदने के बाद उसका वेग 60 मीटर पर सेकंड रह जाता है। गोली की स्थितिज ऊर्जा में ह्रास ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास गन है। जब गन को फायर किया जाएगा तो उसमें से 10 ग्राम की एक बुलेट निकलती है और वो 100 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से टारगेट को हिट करेगी। तो अब जब हिट करेगा तो उसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक। और ऐसा करने के लिए उसे फाइनली जो हो रहा है उसका स्पीड रिड्यूस होके 60 मीटर पर सेकंड जो है बचता है। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो ह्रास होगा स्थितिज ऊर्जा में उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर पहले गिवन डेटा लिखेंगे जो हमारे पास है। मास दिया हुआ है m इक्वल टू 10 ग्राम और ये क्या हो जाएगा 10, 1 ग्राम में कितना केजी होगा 1/1000 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 केजी। इसके बाद वेलोसिटी गिवन है 100 मीटर पर सेकंड। ये हमारा u की वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी है तो इसको u से रिप्रेजेंट कर देते हैं। प्रारंभिक वेग भी कहते हैं इसे, 100 मीटर पर सेकंड। और जो बुलेट टकराने के बाद स्पीड तो लॉस हो ही जाएगा तो उसका स्पीड कितना हो जाता है रिड्यूस होके 60 मीटर पर सेकंड। ठीक। तो यहां से हम क्या फाइंड करेंगे, ये फार्मूला पहले अप्लाई करते हैं। v इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस। और यहाँ पर a के प्लेस पर क्या हो जाएगा स्मॉल g लेंगे। ठीक है, यहाँ स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही है, मतलब ये जो टारगेट को हिट किया जाएगा वो हाइट के फॉर्म में होगा। ठीक है, वो वर्टिकली जो है टारगेट को हिट करेंगे हम लोग। तो गोली किधर जा रही है, ऊपर जा रही है कहने का मतलब। तो v की वैल्यू कितना है 60 स्क्वायर हो गया। u स्क्वायर कितना है, ये 100 स्क्वायर है। यहाँ g की वैल्यू क्या लेंगे, जब गोली ऊपर जाती है तो उसको g की वैल्यू माइनस लेंगे क्योंकि स्पीड हमारा रिड्यूस होगा। रिटार्डेशन का केस है, रिटार्डेशन क्या होता है निगेटिव लिया जाता है। तो -2 इंटू 10 और s लिख दिया जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 10s इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर। इसको क्या लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a माइनस बी मीन्स 40, a प्लस बी मीन्स 160। सॉल्व कर लेते हैं, 10 से इधर 10 फिनिश हो गया, 2 से ये 8 हो गया। तो s इक्वल टू कितना आ गया 8 इंटू 4 32, 320 मीटर। इतना डिस्टेंस जो है हमारा ये कवर किया। तो जो ह्रास होगा स्थितिज ऊर्जा में उसको लिखते हैं W इक्वल टू, वो किस फॉर्म में होता है, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हमको पता है mg इंटू एच। और यहाँ पर हाइट के प्लेस पर यस यूज कर लिया जाएगा। m के प्लेस पर कितना है 10 ग्राम था जो कि हम लोग कैलकुलेट किए थे केजी में 0.01। g की वैल्यू हम लोग 10 लेंगे और हाइट हमारा s के इक्वल है 320। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 32 और यहाँ पर ये डबल जीरो और यहाँ 2 डिजिट पहले डेसिमल, ये क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा। तो u हमारा कितना आया 32 जूल। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था हमसे कि जैसे एक टारगेट है वो कहीं किसी हाइट पर रहा होगा और बंदूक से हम लोग क्या किए गोली फायर किए। शुरुआत में जो स्पीड थी वो 100 मीटर पर सेकंड की थी, हिट जब किया टारगेट तब 60 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक। तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी हमारा लॉस होगा
वो स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही स्थितिज ऊर्जा जो है हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, उस साइड पर कितना होगा। और ये जो स्थितिज ऊर्जा आया है, ये स्थितिज ऊर्जा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो इसको ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है? इंक्रीमेंट होता है, और गतिज ऊर्जा में काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीमेंट होता है। बट जितना लॉस होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी में, उतना गेन होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी में। इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, बाय व्हाट परसेंटेज इट्स लीनियर मोमेंटम विल इंक्रीज। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच का एक रिलेशन हमको पता ही होगा। तो वो क्या होता है? के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। अगर ये रिलेशन आपको नहीं पता है तो इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को पता है के इक्वल टू क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। m से ऊपर नीचे क्या किए हैं? मल्टीप्लाई किए हैं, तो एम बी स्क्वायर ऊपर हो गया, एम बी का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2m। नाउ एम बी इक्वल टू होता है मोमेंटम पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यही फार्मूला हमने यहाँ डायरेक्ट पुट कर दिया है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा था कि काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना है कितना? 300%। तो ये हमारा इनिशियल केस था। सपोज कर लेते हैं कि जो स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी था के था, लीनियर मोमेंटम हमारा पी था, और इंक्रीमेंट करने के बाद कितना हो जाता है? के डैश के प्लस 300% ऑफ के, इट विल बी इक्वल टू के का 300% लेंगे, के इंटू 300 अपान 100, 0 0 ये फिनिश कर देंगे। 3 के प्लस के कितना हो जाएगा? 4 के। तो P की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है हमें। तो ऐसे लिखते हैं के डैश इक्वल टू, के डैश के करस्पॉन्डिंग जो है इक्वेशन लिखेंगे P डैश स्क्वायर अपान 2m। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या कर देते हैं? डिवाइड। इक्वेशन सेकेंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा? के डैश अपान के इक्वल टू पी डैश स्क्वायर अपान 2m अपान पी स्क्वायर अपान 2m। 2m कैंसल्ड आउट हो जाएगा, और पी डैश अपान पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। के डैश की वैल्यू कितना है? बाद में जो के डैश आया है हमारा वो 4 के है, तो के डैश के प्लेस पे क्या पुट कर रहा हूं मैं? 4 के। और के जो है ऑलरेडी है। पी डैश ये हमको फाइंड करना है। ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा। पी डैश अपॉन पी इक्वल टू कितना आ जाएगा? जब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो इसे भी ऐसे लिख सकते हैं पी डैश इक्वल टू 2p। तो अब कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा? तो इंक्रीमेंट निकाल लेते हैं। परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100% करते हैं। डेल्टा पी मीन्स जो है कितना इंक्रीज हुआ है, तो ऐसे लिख देंगे पी डैश माइनस पी अपॉन पी।
जैसे कोई वैल्यू हमारे पास पहले मोमेंटम p था, बाद में p डैश हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ वो p डैश माइनस p। और किसके रिस्पेक्ट में? इंक्रीमेंट हमेशा स्टार्टिंग में जो वैल्यू होती है उसके रेफरेंस में कैलकुलेट किया जाता है। तो p डैश हो जाएगा 2p माइनस p अपान p इंटू 100%। सॉल्व करेंगे, 2p माइनस p 1p, p अपान p ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा, 2p माइनस p, p और p कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ओवरऑल 100% आया। तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। 100% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है किसमें? मोमेंटम में। जब 300% का इंक्रीमेंट काइनेटिक एनर्जी में करेंगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट मोमेंटम में 100% मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन with a speed of 10 is to power 4 meter per second enters a bag of straw and emerges out from the bag। ये भाई क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है हमसे, एक बुलेट है फायर किए गन से 10 is to power 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है ये, एक स्ट्रॉ बैग है, मतलब उसमें जो है वो एमर्ज आउट होता है, मतलब बाहर निकलता है। तो इफ द एनर्जी हाफ एनर्जी ऑफ बुलेट इज लॉस्ट इन द बैग देन व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर emerging आउट फ्रॉम द बैग। तो भूसा है, इसको ऐसे सिंपल समझ लेते हैं, एक हमारे पास बैग था, उसमें भूसा भरा था। शुरू में जब हम क्या करते हैं, बुलेट फायर करते हैं गन से, तो स्पीड हमारी 10 is to power 4 मीटर पर सेकंड थी। बट जब वो बाहर निकलती है गोली, तब एनर्जी जो है हमारा आधा लॉस हो जाता है, तब स्पीड कितनी होगी। तो क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है कि अगर मैं यहाँ ऐसा एक बैग बना दूं भूसे से भरा हुआ, ये कुछ ऐसा बैग ले लेते हैं और इसमें सब ये क्या है, ये एक्स्ट्रा है, ये भूसा भर दिया गया। इधर से गोली हम लोग क्या करते हैं, बुलेट फायर करते हैं और स्पीड क्या है इस साइड का, 10 is to power 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, जो कि काफी हाई है। और इस साइड का स्पीड हमसे पूछा जा रहा है और हमारे पास एक डेटा गिवन है कि आधी एनर्जी लॉस हो जा रही है। तो भाई बुलेट जब हम फायर किए थे, इसमें एंटर करने से पहले स्पीड कितनी थी, हाफ एम बी एम यू स्क्वायर थी। तो बाहर कितना होगा लॉस होने के बाद, जब आधा लॉस हो जा रहा है तो बचा कितना, 50% लॉस हो जा रहा है, तो 50% हमारा रिमेनिंग बचेगा। तो जो स्टार्टिंग की एनर्जी थी उसका मैं क्या ले लिया, हाफ ले लिया। ठीक। अब जो यहाँ हाफ एनर्जी है उसी को बैलेंस कर देंगे किससे, काइनेटिक एनर्जी से। तो सिंपल ऐसे कर लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, इसको समझेंगे इस स्टेप को। जब हम लोग बुलेट फायर किए, एंटर करने के पहले उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ एम यू स्क्वायर था, जहां यू क्या था, उसका इनिशियल वेलोसिटी था, प्रारंभिक वेग था। जब बुलेट हमारा निकलता है बाहर, तो बोल रहा है आधा एनर्जी लॉस हो गया। अब आधा एनर्जी लॉस होने का मतलब क्या हुआ कि आधा एनर्जी हमारे पास बची हुई है। अब उस आधा एनर्जी की करस्पॉन्डिंग हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, एमर्जिंग वेलोसिटी हो जाएगी। उस वेलोसिटी से बुलेट हमारा बाहर आएगा। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, जो रिमेनिंग एनर्जी थी, इस एनर्जी को हाफ एम बी स्क्वायर के इक्वल कर देंगे। 1/2 एम यू स्क्वायर, it will be equal to half m v square। here v क्या है, emerging velocity है, emerging velocity जो है निर्गत वेग है। ओके भाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 से 1/2 फिनिश हो जाएगा, मास मास कैंसल्ड आउट हो जाएगा और 1/2 यू स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 10 is to power 4
इंटू 10⁴ इक्वल टू वी स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो वी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 10⁴ अपॉन √2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं 10 अपॉन √2 इंटू 10⁻³ ऐसा कुछ लिख सकते हैं। यहाँ एक 10 जो है इधर सेपरेट कर लिए, बाकी 10⁻³ हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 10 को क्या लिखा जा सकता है 5 इंटू टू, 5 इंटू टू, और √2 से एक √2 फिनिश हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 5√2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इतना हो गया। इसको आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, √2 की वैल्यू जो है रख के 1.414 रख के सॉल्व कर देंगे तो भी जो है उसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। इस वेलोसिटी से जो है बुलेट हमारा बाहर आएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज ड्रॉप्ड ऑन ए स्प्रिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 1960 न्यूटन पर मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 किलोग्राम का एक गुटका है, सपोज कर लेते हैं ये 2 किलोग्राम का है, और इसको मैं 40 सेंटीमीटर ऊंचाई से जो है क्या कर रहा हूँ, एक स्प्रिंग पे मैं इसको गिराऊंगा। जब 40 सेंटीमीटर से गिराएंगे इसमें, तो पहले तो इसमें कौन सी एनर्जी कंजर्व है हमारे पास, ये पोटेंशियल एनर्जी है जो कि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं जिसे। अब जब ये स्प्रिंग पे गिरेगा तो स्प्रिंग हमारा दब जाएगा, और दबने से मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हो गया। तो उसमें एक टाइप की एनर्जी आ जाती है जिसे हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और उसकी वैल्यू हम लोग को पता है, U इक्वल टू कितना होता है, U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो mgh हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाफ के एक्स स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं m के प्लेस पर। यहाँ पर ये mgh क्या है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मास के प्लेस पर हम लोग 2 पुट करेंगे, g की वैल्यू 10 है, और यहाँ पर 98 भी ले सकते हैं, 9.8। हाइट के प्लेस पर कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर है तो 40 अपॉन 100 करेंगे, और राइट साइड में 1/2 के की वैल्यू कितना है 1960 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स हमारा वही मतलब कंप्रेशन जो है हाइट है जहां तक ब्लॉक गिरने पे वो दबेगा। अगर मैं कुछ ऐसा स्प्रिंग बना दूं ऐसे, और यहाँ से ब्लॉक मैंने क्या किया था, 40 सेंटीमीटर हाइट से मैं छोड़ा था। जब इसको इस पे छोड़ूंगा ऐसे तो ये दब के कुछ यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। तो जब यहाँ पहुंचेगा तो ये जो कंप्रेशन हो रहा है वही एक्स है। ठीक भाई, ये एक्स क्या है हमारा, कंप्रेशन हाइट है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 0 0 फिनिश 0 0 फिनिश। और यहाँ से 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 9 जा कितना हो जाएगा, और दिस कैन बी रिटन एज 9 सेंटीमीटर। एक, तो ये कितना दब जाएगा, 9 सेंटीमीटर हमारा स्प्रिंग नीचे खिसक के आ जाएगा। ठीक है,